हेलो एवरीवन। आज मैं रविंद्र प्रताप सिंह आप लोगों के साथ फ्रेंच रेवोल्यूशन का सेकंड पार्ट लेके आ गया हूँ। इस पार्ट के अंदर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आगे की कहानी। पिछले पार्ट में हमने लुई 16 के राजा बनने से लेकर थर्ड एस्टेट के एस्टेट जनरल से बाहर निकलने तक की पूरी वीडियो को डिस्कस किया था। सारे के सारे एस्टेट कवर किए थे, एस्टेट जनरल्स कवर किया था, फिलोसोफर्स कवर किए थे, सबसिस्टेंस क्राइसिस भी कवर कर लिया था हम लोगों ने। आज हम लोग उसके आगे बढ़ने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम लोग को पढ़ना है नेशनल असेंबली ऑफ थर्ड एस्टेट। हम लोग को ये तो पता ही था ना कि थर्ड एस्टेट बाहर क्यों निकली थी असेंबली के, ये मैंने आप लोगों को कल बता दिया था। नेशनल जो थर्ड एस्टेट है वो असेंबली के बाहर इसलिए निकली थी क्योंकि उनकी डिमांड पूरी नहीं हुई थी। उनकी डिमांड क्या थी कि एक इंसान का एक वोट होना चाहिए, एक स्टेट का पूरा मिलाकर एक वोट नहीं होना चाहिए, असेंबली को ऐसा होल देखना चाहिए। तो वो लोग जो हैं थर्ड एस्टेट जनरल से बाहर निकल गए, है ना। फिर आती है एक डेट, कौन सी डेट थी? 20 जून 1789, 20 जून 20th of June 1789। इस डेट में क्या हुआ था? इस डेट में जो भी लोग थर्ड एस्टेट से गए थे ना रिप्रेजेंटेटिव एस्टेट जनरल में, वो सब ना एक हॉल में असेंबल हुए। कौन से हॉल? इंडोर टेनिस कोर्ट हॉल में। वो सब के सब लोग इंडोर टेनिस कोर्ट हॉल में असेंबल हुए थे, ठीक है। यहाँ पर असेंबल होने के बाद उन्होंने अपने आप को एक नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर दिया। क्या डिक्लेयर कर दिया? नेशनल असेंबली। उन्होंने ये चीज खुद को डिक्लेयर कर दी, ठीक है। उन्होंने ये भी बोला कि हम लोग फ्रांस के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करेंगे। पहले तो ये था, और दूसरा था कि जब तक हमारा सपना पूरा नहीं होगा कि फ्रांस से मोनार्की हट जाए, हम लोग एक दूसरे को छोड़कर नहीं भागेंगे, हम लोग यूनाइट रहेंगे, एक नेशनल असेंबली के ग्रुप में यूनाइट रहेंगे। ये जो नेशनल असेंबली थी वो दो लोग लीड कर रहे थे, ठीक है ना। वो दो लोग के अंडर चल रही थी। कौन से दो लोग के? मीराबियू और एबीसीएस। पहले मीराबियू के बारे में देखते हैं। मीराबियू, यू को थोड़ा सा गलत बना दिया, मीराबियू ढंग से लिख नहीं पा रहा एक्चुअली। मीराबियू, एबी सीएस। ठीक है ना। ये लोग थे जो लीड कर रहे थे। अब मीराबियू कौन थी? मीराबियू एक नोबल फैमिली की थी। वो सेकंड एस्टेट की थी मॉन। वो एक सेकंड एस्टेट की सदस्य थी, पर उन्होंने ना अपने प्रिविलेज को छोड़ दिया क्योंकि वो चाहते थे कि वो थर्ड एस्टेट के लोगों को रूट पे वो करे, उनको साथ दे। born in nobility but gave up privileges। वो एक नोबल परिवार में थी पर उन्होंने अपने प्रिविलेज गिव अप कर दिए थे इन लोग के लिए। एबीसीएस एक प्रीस्ट थे, यानी कि वो क्लर्की के सदस्य थे। He was one of the clergy member। और उन्होंने एक इम्पोर्टेंट पैम्फलेट लिखा। पैम्फलेट का नाम क्या था? What is the थर्ड एस्टेट? थर्ड एस्टेट आखिर है क्या? उन्होंने एक ये पैम्फलेट लिखी।
तो मेरा भी नोबल परिवार की थी पर अपनी प्रिविलेज छोड़ दी, और एबेसीज एक क्लर्की परिवार के थे पर उन्होंने भी अपनी प्रिविलेज छोड़ दी और उन्होंने ये एक पैम्फलेट लिखा। इस पैम्फलेट का नाम था व्हाट इज द थर्ड स्टेट। अब हम लोग पढ़ेंगे बैस्टिल में क्या हुआ था। एनसीईआरटी के अंदर हमने शुरुआत में देखा था ना कि एक वो था, एक प्रिजन था कह सकते हैं आप लोग। उसमें बस 7 लोग ही थे उस प्रिजन के अंदर, पर तब भी लोगों ने कूद कूद के है ना एकदम तोड़ उड़ दिया, सब तबाह कर दिया उसके अंदर से, लोग गार्ड्स को मार दिया। ऐसा क्यों था कि अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सब। तो फ्रांस के अंदर जो है ना ठंड बढ़ रही थी, विंटर्स का मौसम था। विंटर का मौसम होने की वजह से बैड हार्वेस्ट हुई। विंटर की मौसम की वजह से बैड हार्वेस्ट हो गई। बैड हार्वेस्ट की वजह से क्या हुआ? फूड की कमी। फूड की कमी से क्या हो जाएगा? लोग में गुस्सा, है ना भाई, लोगों में गुस्सा आएगा। जो एंग्री वुमेन थी ना, मतलब कि जब जो औरतें थी ना, वुमेन्स, वो लोग बहुत गुस्सा हो गई थी इस वजह से, क्योंकि खाने नहीं मिल रहा, ब्रेड नहीं मिल रहा था। तो वो लोग ब्रेड शॉप में रेड मार दे रहे थे, जो दिख रहा था सब चुरा दे रहे थे। अब क्या ही करेगा कोई, भूखे तो नहीं मरेगा कोई भी, है ना, उनको को भी तो अपना पेट भरना था। तो वो लोग ने रेड शॉप से रेड कर दी थी। और तो और उसी टाइम पर ना राजा ने पेरिस के अंदर ट्रूप्स भेजे। ट्रूप्स यानी मिलिट्री मैन, सैनिक। उन्होंने एक सैनिक का ग्रुप पेरिस में भेजा राजा ने, ठीक है। फिर आता है 14 जुलाई 1789। 14 अरे पूरा टेढ़ा दिया है। 14 जुलाई 1789। इस दिन में उन्होंने बैस्टिल फोर्ट्रेस को बर्बाद कर दिया, तोड़ दिया। The crowd stormed into the Bastille and destroyed it. Okay? तो जो बैस्टिल था ना, वो हर एक फ्रेंच लोग के द्वारा हेट किया गया था। उसको कभी वो नहीं मिला, अच्छा सपोर्ट नहीं मिला, हमेशा बुरा मिला। क्यों? क्योंकि बैस्टिल जो है ना राजा की पावर को सिंबलाइज करता था, एक सिंबल था राजा की पावर का। उसमें बस 7 लोग थे, और तोड़ फोड़ के बाद जो भी बचे हुए टुकड़े थे ना, वो लोगों ने अपने पास रख लिए। क्यों? क्योंकि वो इस मेमोरेबल मोमेंट को याद रखना चाहते थे कि हम लोग ने कैसे बैस्टिल तोड़ा गया। जो कंट्री साइड थी ना, यानी कंट्री के आउटर लाइन वाला एरिया, वहां पर ना कुछ अफवाह फैली। क्या अफवाह फैली? कि जो राजा है ना, जैसे कि वो जो जिनका लैंड है, उन्होंने कुछ चोर को हायर किया है, कुछ चोर को नौकरी में लिया है। अच्छे जो राइप क्रॉप्स है ना, जिनके क्रॉप्स अच्छे उगे हैं, उन सबको तबाह करने के लिए और चोरी करने के लिए ये अफवाह फैल गई। तो जो भी लोग किसान थे, पीजेंट थे ना, उन्होंने उस एरिया में बहुत सारे एरियाज पे अटैक किए। और उन एरिया का नाम क्या था? ये था उन एरिया का नाम। इसका मतलब क्या होता है? ये एक कैसल है, ये एक राजा का कैसल मान सकते हो। जो जिनकी जमीन थी ना, उनका बहुत बड़ा घर था ये, चैटी हाउस, इसीलिए, ठीक है। उसके बाद जो किसान थे ना, वो जब यहाँ पे गए तो इनको वहां पर ना बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मिले। डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्या था? उनके द्वारा लोन लिए गए और कितने पैसे उनको नहीं दिए गए अब तक, यानी कि लोन ड्यूज कह सकते हो। ये सब किसानों ने जला दिया। कोई रिकॉर्ड ही नहीं बचा कि किसने क्या लोन लिया, क्या नहीं लिया, है ना। उन्होंने सारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को जला दिया। उसके बाद लुई 16 ने जब देखा कि अरे भाई, तो रेवोल्यूशन बहुत बड़ा हो गया, है ना, फिर उन्होंने नेशनल असेंबली को रिकॉग्निशन दिया। उन्होंने बोला कि ठीक है, मामला शांत करो, तुम लोग पावर ले लो मेरे हाथ से, पर मुझको राजा बनाए रखना। ये था उनका कहना।
फिर नेशनल असेंबली ने बोला, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पास की, उन्होंने एक लॉ पास किया जिससे पहली बात तो सारे के सारे इनडायरेक्ट टैक्स को हटा दिए गए। ठीक है, उन्होंने ये भी बोला कि जो क्लर्की और नोबिलिटी के मेंबर है ना, उनको अपनी सारी जमीन जायदाद देनी पड़ेगी। उससे पता है गवर्नमेंट को कितने एसेट मिले थे, कितना बड़ा एसेट मिला था, 2 बिलियन। मैंने शुरुआत में पिछले पार्ट में बताया था ना कि फ्रांस 3 बिलियन के डेप्ट में था, वो इससे आराम से भर सकता था। वो इतना एसेट मिल गया था गवर्नमेंट को सीज करने के बाद, इससे वो चाहे तो अपने कर्ज भी भर सकते थे, बहुत आराम से भर देते सारे के सारे कर्ज। फिर इसके बाद आता है फ्रांस बिकेम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। फ्रांस एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कैसे बनी? तो जो नेशनल असेंबली थी ना, उसने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर लिया था 1791 में। कब? 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट हो चुका था, कॉन्स्टिट्यूशन में ड्राफ्ट हो गया था। उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था ना, वो मोनार्क की पावर को लिमिट करना था बस। ये नहीं कि देश चलाओ, ये सब नहीं। तो जो पावर थी ना, उसको लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में बांट दिया गया। ठीक है, इसके बाद उन लोग को वोट दिया गया जो जो एक्टिव सिटीजन थे। एक्टिव और पैसिव सिटीजन कौन थे? अब एक्टिव और पैसिव सिटीजन कौन थे? एक्टिव सिटीजन पहली बात बस मेन थे जिनकी उम्र 25 अबव हो और जो लोग एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टैक्स भरते हैं। कितना स्पेसिफिक अमाउंट? एक समझिए कि एक ना लेबरर है, उसको दिहाड़ी मिलती है, तो उसकी दिहाड़ी का ना 3 गुना ज्यादा अगर एक इंसान टैक्स भरता है। जैसे कि अगर एक बंदा, एक लेबरर जो है वो 100 रुपए कमाता है, तो उसका 3 गुना क्या होगा? 300 रुपए। तो मुझे 300 रुपए टैक्स देना पड़ेगा एक एक्टिव सिटीजन बनने के लिए और वोट का अधिकार पाने के लिए। ठीक है, इसकी डेफिनेशन मैन याद रखिएगा बस, मैन हु आर अबव 25 ईयर ऑफ एज हु पेड टैक्स at least 3 days of a laborer wage were given the status of active citizen, यानी कि उनको वोट करने का राइट था। जो बाकी के मैन थे 25 से नीचे, वुमेन, चिल्ड्रन जो टैक्स नहीं भरते थे, उन लोगों को पैसिव सिटीजन पे रिड्यूस कर दिया गया था और उन लोगों को वोट का अधिकार नहीं दिया गया। और आपको अगर एक इलेक्टर बनना था ना, आपको वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रुप ऑफ टैक्स पेयर्स में अपना नाम उनका होना चाहिए। यानी कि जो बहुत ज्यादा टैक्स भरते थे ना, वो एक इलेक्टर बन सकते थे और असेंबली का मेंबर बन सकते थे। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उन्होंने कुछ राइट डिक्लेयर किए, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स। कौन से राइट्स? जैसे कि जो बेसिक राइट होते हैं, जैसे राइट टू लाइफ, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, फ्रीडम ऑफ इक्वालिटी, इन सबको ना नेचुरल एंड क्या रख सकते हैं, इनएलियनेबल, इन लोग को नेचुरल एंड इनएलियनेबल राइट्स डिक्लेयर कर दिया गया। यानी कि ये नेचुरल राइट्स है और आप इसको वापस नहीं ले सकते, इन राइट्स को आप सस्पेंड नहीं कर सकते हो, ये था इनका कहना। ठीक है, और ये स्टेट की ड्यूटी थी कि वो इन सारे के सारे राइट्स को प्रोटेक्ट करके रखे। ठीक है, फ्रांस अबॉलिश्ड मोनार्की एंड बिकेम अ रिपब्लिक। फ्रांस की जो नेबरिंग कंट्री थी ना, वो फ्रांस में इतने अच्छे इंप्रूवमेंट से बहुत जल रही थी। उन्होंने सोचा ना कि मैं ना अपने सैनिक भेजता हूँ, वहां पे लड़ाई वड़ाई करते हैं, जिससे कि सारे इवेंट खत्म हो जाए, फ्रांस तबाह हो जाए। लेकिन अप्रैल 1792 में नेशनल असेंबली ने वोट किया। किस लिए वोट किया? कि प्रूशिया
प्रूशिया और ऑस्ट्रिया, प्रूशिया और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर दी। उन्होंने प्रूशिया और ऑस्ट्रिया की जंग छेड़ दी फ्रांस ने। इस जंग के अंदर बहुत लोग आए पार्टिसिपेट करने के लिए। उनको एक जंग नहीं लग रहा था, उनको लग रहा था कि ये ना वो एक राजा और नोबल्स के खिलाफ एक लड़ाई के तौर पे जा रहे थे कि हम लोग उनसे लड़ेंगे। वो डरे भी नहीं ज़्यादा। उन बहुत सारे लोग देशभक्ति गाना गाया। देशभक्ति पैट्रियोटिक सॉन्ग का नाम क्या था? मार्सिलेज। मार्सिलेज एक्चुअली फ्रांस में मुझे पता नहीं कि इसे कैसे प्रोनाउंस करते हैं, तो यू नो मैं बस एक रैंडम इंग्लिश बोल रहा हूँ। मार्सेल्स कहते हैं शायद से। आई एम सो सॉरी अगर ढंग से प्रोनाउंस नहीं कर पाया तो। मार SEI LLAIS E, ये एक पैट्रियोटिक गाना था जो जंग में जाने वाले उन्होंने गाया था। और ये एक पोएट ने कंपोज किया था, रॉगेट दे ये है शायद, हाँ इन्होंने कंपोज किया था। ठीक है, रॉकेट डे लिजले, मुझे नहीं पता एक्चुअली प्रोनाउंसिएशन क्या है, सो सॉरी। यही जो गाना लेटर जाके ना फ्रांस का नेशनल एंथम बन गया। ये आज के टाइम पे फ्रांस का नेशनल एंथम है। ठीक है, ये जो रेवोल्यूशनरी वॉर थी ना, उन्होंने काफी लॉसेस सहे फ्रांस ने। फ्रांस काफी लॉस और इकोनॉमिक प्रॉब्लम होने लग गई। यहाँ पे जहाँ पे मेन लड़ते थे वहाँ पे वुमेन को घर संभालना पड़ता था, बच्चों को संभालना पड़ता था। और बहुत लोग को लगा कि रेवोल्यूशन को तो अभी आगे और जाना चाहिए। वुमेन को और स्पेशली गरीबों को ये लगता था क्योंकि जो पॉलिटिकल राइट्स ना वो केवल वोट करने वालों को मिलते थे, और वोट करने वाले थे भाई अमीर, इसलिए। अब पॉलिटिकल क्लब उस टाइम पे फेमस होने लग गए। पॉलिटिकल क्लब्स एक तरीके की जगह थे जहाँ पे आप बैठ के गवर्नमेंट पॉलिसी और एक्शंस को प्लान कर सकते हो और डिस्कस कर सकते हो। तो मेन के अंदर जो सबसे फेमस था वो था जेकोबिन क्लब। उस टाइम पर जेकोबिन क्लब को सेंट जेकब कॉन्वेंट के नाम पर नेम किया गया था और ये पेरिस में था। जो वुमेन थी जो एक्टिव थी ना, वो भी अपना क्लब बनाई थी। वो ये नहीं कि वुमेन ने क्लब नहीं बनाया, वो भी बनाई। अब जेकोबिन क्लब की ना खास बात थी, यहाँ की ज्यादातर क्लब्स के अंदर जो है ना अमीर लोग बैठते थे। जेकोबिन क्लब के अंदर नॉन वेल्दी सोसाइटी बैठती थी, जहाँ पे उतने में अमीर लोग नहीं होते थे, पीजेंट होते थे, बस आर्टिसंस होते थे, कारपेंटर्स होते थे, ये सब होते थे। इनका लीडर का नाम था मैक्सिमिलियन। इनके लीडर का नाम था मैक्सिमिलियन रोबोस्पियर। वन ऑफ द मोस्ट फ्रेंचिएस्ट नेम दैट आई हैव एवर हर्ड डेफिनेटली। तो ये इनके लीडर का नाम था मैक्सिमिलियन रोबोस्पियर। ये रोबोस्पियर आगे जाके उतना भी अच्छा इंसान नहीं निकला, ये भी डिस्कस करेंगे इसके आगे। तो ये लोग जो है ना वो बहुत लंबे लंबे ट्राउजर पहनते थे। जो पोर्ट पर काम करते, पोर्ट आप जानते हैं जहाँ पे शिप आती है, वहां पर जो लोग काम करते थे ना बहुत लंबे लंबे ट्राउजर पहनते थे। ये लोग उनके तरह पहनते थे। और ये क्यों पहनते थे? ताकि वो अमीर लोग से अलग दिखे, क्योंकि अमीर लोग तो थे ना वो नी ब्रीचेस पहनते थे। इनका नाम पड़ गया, जेकोबिन क्लब के मेंबर्स का नाम पड़ गया सैंस कुलोथ्स। और इस नाम का मतलब लिटरली ये था दोज विदाउट नी ब्रीचेस। ये लोग, इनके अंदर जो मेन थे ना वो लोग एक रेड कैप पहनते थे अपने सर पर इनके अंदर जो वुमेन थी ना उनको वो रेड कैप पहनना अलाउड नहीं था। फिर आती है न्यूली इलेक्टेड असेंबली, द कन्वेंशन एक नई असेंबली इलेक्ट हुई। तो 10 अगस्त 1792 में ना जेकोबिन ने टुइलेरीज के पैलेस पर अटैक कर दिया और बहुत सारे पेरिशियंस भी आए थे क्योंकि उनको बहुत लंबे मतलब बहुत ज्यादा प्राइसेस से बहुत गुस्सा आ रहा था। उन्होंने राजा के गार्ड को मारा और राजा को ही हॉस्टेज ले लिया घंटों तक। फिर इलेक्शन हुए
इलेक्शन जो असेंबली थी उसने वोट किया कि पूरी की पूरी रॉयल फैमिली को जेल में डाल दो। फिर वापस इलेक्शन हुए और इस इलेक्शन के अंदर सारे के सारे लोग, सारे के सारे ओनली मैन, अब भी ओनली मैन ही है, जो भी मैन 21 ईयर से ऊपर का हो वो वोट दे सकता है, चाहे वो टैक्स दिया हो ना दिया। ये बात रखिएगा, वुमेन को अब तक वोट नहीं मिला, वुमेन को अभी तक राइट नहीं मिला है। नई वाली असेंबली जो इलेक्ट हुई थी ना, उसको कन्वेंशन बुलाया गया। उसने 21 सितंबर 1792 में 21 सेप 1792 में फ्रांस के अंदर से मोनार्की को अबॉलिश कर दिया। इसी असेंबली ने किया टेक्निकली। इससे फ्रांस ने खुद को रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया। लुई 16 को डेथ सेंटेंस टू डेथ कर दिया ट्रीजन के चार्ज पे। 21 जनवरी 1793 पर 21 जनवरी 1793 उनको प्लेस दे ला कॉन्कोर्दे, उनको प्लेस दे ला कॉन्कोर्दे पर एग्जीक्यूट कर दिया गया, उनको मार दिया गया। उनकी जो पत्नी थी मैरी एंटोइनेटे, उनको भी सिमिलर फेट मिला, वो भी आगे जाके एग्जीक्यूट होगी वहीं पर। अब आया द रेन ऑफ टेरर। मैंने बोला था ना रोबोस्फियर इतना भी अच्छा नाम नहीं है, इससे बहुत अच्छे काम नहीं किए। हाँ, इससे बहुत अच्छे काम नहीं किए। 1793 से 1794 की पीरियड को रेन ऑफ टेरर कहते हैं। बस 1 साल चला था पर बहुत खतरनाक था। इस पीरियड के अंदर बहुत सारे लोगों को पहले तो अरेस्ट किया और उनको कोर्ट में ट्राई किया, और सारे के सारे लोग जो अरेस्ट होते थे ना, वो जेकोबिन क्लब के अपोनेंट अरेस्ट होते थे, एनिमीज। और अगर कोर्ट ने उनको गिल्टी पा लिया तो उनको ग्लूटेंट कर दिया गया। ग्लूटेंट मतलब जैसे कि वो नहीं होता, इसमें बहुत एक ब्लेड होती है, एक बहुत लंबी सी मशीन होती है, नीचे बंदे का सर होता है, यहाँ एक ब्लेड होता है, यहाँ पे रस्सी होती है, रस्सी छोड़ दो ब्लेड नीचे आके इंसान का सर काट देगी, है ना, वो होता है ग्लूटेन। ये उसी टाइम पर इन्वेंट हुआ था, ठीक है, इसको उसी टाइम पे इन्वेंट किया गया था। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग रेन ऑफ टेरर में आगे क्या हुआ उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा जहाँ तक मैंने पढ़ाया है। बाय बाय।